नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीबीआई के निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति का फैसला, संस्था की साख को धूमिल करने का पाया दोषी। केंद्र सरकार ने छोटे और मझौले कारोबारियों को दी बड़ी राहत। अब 20 के बजाय 40 लाख से कम के सालाना कारोबार पर नहीं लगेगा जीएसटी। पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई टर्नओवर लिमिट। 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का फैसला। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन से होगी शुरुआत। शीतकालीन सत्र में लोकसभा से 47 और राज्यसभा से 27% हुआ कामकाज। उच्च सदन में गतिरोध की भेंट चढ़ी। 78 घंटे की कार्यवाही। लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 4 विधेयक ही हो सके पारित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सत्रावसान। और दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज बनी एमसी मैरी कॉम। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की वरीयता सूची में 48 किलोग्राम वर्ग में मिले 1700 अंक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी बधाई। और सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया है। आज प्रधानमंत्री के आवास पर हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस AK सीकरी ने हिस्सा लिया। पीटीआई के मुताबिक आलोक वर्मा को निदेशक पद से हटाने का फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया। कमेटी ने उन्हें संस्था की गरिमा को धूमिल करने का दोषी पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहाल हुए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने कल ही पद संभाला था और इससे पहले आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच तकरार होने के बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था और उनके सारे अधिकार ले लिए थे। उनकी जगह नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया गया था। छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का फैसला किया है। आज दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में जीएसटी के दायरे को दोगुना कर 40 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गुरुवार को जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए कई फैसले लिए गए हैं। काउंसिल ने जीएसटी का दायरा बढ़ाकर दोगुना करने का फैसला किया है। अब 40 लाख रुपए से ज्यादा की टर्नओवर वाली कंपनियां जीएसटी के दायरे में आएंगी। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा। जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है, जो पहले छोटे राज्यों को थी, कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई है। बैठक में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए छूट की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसमें 1 अप्रैल से कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कॉम्पोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6% की दर से टैक्स लगेगा।
कॉम्पोजिशन की जो एग्जिम लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीस तक होगी, 1 करोड़ 50 लाख तक। और क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्यवसायिक आए हैं who are providing services as also mixed supplies, goods and services, will now, with a turnover up to rupees 50 lakhs, would be entitled to a composition if the turnover is up to 50 lakhs upon payment of 6%. बैठक में लॉटरी और रियल एस्टेट पर जीएसटी दर को लेकर विचार हुआ और राज्यों के बीच आम राय बनाने के लिए जीओएम बनाने का फैसला लिया गया। हमने रियल एस्टेट के लिए एक 7 मेंबर जीओएम रहेगा जो अपनी रिकमेंडेशन देगा, जो अगली मीटिंग में कंसिडर करेंगे। और इसी प्रकार का लॉटरी का भी एक जीओएम रहेगा जिसमें लॉटरी डेवलपिंग एंड सेलिंग स्टेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे क्योंकि स्टेट्स के इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे। जीएसटी काउंसिल ने केरल को 2 साल के लिए 1% आपात सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है। पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है, लेकिन सत्र के दौरान गतिरोध के चलते लोकसभा की उत्पादकता 47% और राज्यसभा की उत्पादकता महज 27% रही। लोकसभा से 14 विधेयक पारित हुए तो वहीं राज्यसभा से 4 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों से सिर्फ 5 विधेयक पारित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा के 16वें सत्र का अवसान कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 11 दिसंबर को हुई थी। 16वीं लोकसभा का ये 16वां सत्र था जो 11 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक चला। वहीं राज्यसभा के लिए 247वां सत्र था जो 11 दिसंबर से शुरू होकर 9 जनवरी तक चला। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को दोनों सदनों में हुए कामकाज का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि अवरोध की वजह से शीतकालीन सत्र में राज्यसभा का 73% और लोकसभा का 53% समय बर्बाद हुआ। यानी लोकसभा की उत्पादकता 47% और राज्यसभा की उत्पादकता 27% रही। लोकसभा से 14 विधेयक पारित हुए, वहीं राज्यसभा से 4 विधेयक पारित किए गए। दोनों सदनों से सिर्फ 5 विधेयक ही पारित हुए। लोकसभा में कार्य की जो उत्पादकता है वो 47% है, राज्यसभा में 27% है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन जो परिस्थिति रही उसके कारण जैसी चर्चा और जितनी चर्चा हो सकती थी वह भी नहीं हो सकी। इस सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 17 बैठकें हुईं। इस दौरान सदन की कार्यवाही 46 घंटे से ज्यादा चली। लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 14 विधेयक लोकसभा से पारित हुए। सदन में स्थायी समितियों के 42 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए। सूचीबद्ध विधेयकों में लगभग 82.35% विधेयक इस सत्र के दौरान पारित किए गए। सत्र के दौरान 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे और करीब 4600 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात लगभग 81 अविलंबनीय लोकमहत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 224 मामले भी उठाए। राज्यसभा में कामकाज की बात करें तो इस सत्र में सदन का ज्यादातर समय अवरोधों की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा के 247वें सत्र में कुल 18 बैठकें हुईं। इस दौरान कुल 27 घंटे ही कामकाज हुआ। 2 निजी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा हुई। सदन से 4 सरकारी विधेयक पारित हुए और 5 सरकारी विधेयक पेश किए गए। आखिरी दिन राज्यसभा से ऐतिहासिक 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस पर 8 घंटे से अधिक चली चर्चा में 39 सांसदों ने भाग लिया। वहीं सरकार मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक और कंपनी संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के कारण इनसे संबद्ध अध्यादेश दोबारा ला सकती है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के रामलीला मैदान में कल से भारतीय जनता पार्टी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है।
पार्टी की इस सबसे बड़ी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जाएंगी, जहां 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में सांसदों, विधायकों के साथ ही करीब 12,000 नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार के इस नारे के साथ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में है। इसी की तैयारियों के मद्देनजर 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों, विधायकों, मेयर और जिला स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सर्वोच्च बॉडी इस नाते मानी जाती है कि कोई भी परिवर्तन अगर कानून का हो सकता है तो उसी में हो सकता है। इस नाते वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बार उसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, जिला के महामंत्री भी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण भी हैं, तो ये सभी के सभी जो है उसमें रहेंगे और लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रहने वाली है। 2 दिनों के मंथन के बाद जो कार्यक्रम घोषित होंगे उस कार्यक्रमों को सब लोग लेकर के जाएंगे। साल में 2 बार पार्टी की ऐसी बैठकें होती हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे तैयारी बैठक माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चुनावी दृष्टि से एक प्रकार से आह्वान होगा। देश में हम इतने राज्यों में 2014 के बाद सरकार बनाए हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम पिछले बहुमत से ज़्यादा बहुमत लेकर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, इस बात के संकल्प का आह्वान होगा। बैठक की शुरुआत में शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण होगा और शनिवार को समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन भाषण से होगा। इस दौरान बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। हाल में ही संसद से पारित किए गए गरीब तबकों को आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण का जिक्र भी बैठक में होगा और इसके प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी का आखिरी बड़ा अधिवेशन है और इन 2 दिनों के दौरान बीजेपी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेगा और उन्हें ये भी बताने की कोशिश करेगा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे ले जाया जाए और साथ ही विपक्ष की नाकामियों को कैसे दर्शाया जाए। दिल्ली में कैमरामैन राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 फरवरी के बाद चुनावी रणनीति का खुलासा करेगी। कांग्रेस कोर कमेटी की आज दिल्ली में बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई। पार्टी के विभिन्न संगठनों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आधार पर चुनावी योजना मांगी गई है। साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने वाले नेताओं के बारे में भी राय मांगी गई है। गैर कानूनी था, असंवैधानिक और निष्पक्ष। सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कई बैठकें हो चुकी है, काम चल रहा है और हम अगले महीने सेकेंड हाफ में कांग्रेस का कैंपेन को हम रोल आउट करेंगे 15 फरवरी के बाद। तो आपको सब पता लग जाएगा क्योंकि वो लंबा कैंपेन होगा, फरवरी से चलेगा और मई तक, जब तक अंतिम चरण में मतदान नहीं होगा। और राफेल मामले में राहुल गांधी की तरफ से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर दिया गया बयान कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी को राफेल सौदा मामले में संसद में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में टिप्पणी करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को आपत्तिजनक और महिला सम्मान के खिलाफ बताया। राहुल गांधी से ये पूछा गया है कि उनके बयान का क्या अर्थ है और क्या वे महिलाओं को कमजोर समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी राजस्थान की एक रैली में उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल पर जवाब देने के लिए खुद सामने नहीं आ रहे और उन्होंने एक महिला को आगे किया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को महिला आयोग से भेजा गया नोटिस राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कई मौकों पर बीजेपी नेताओं की तरफ से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसलिए महिला आयोग को तब कार्रवाई करनी चाहिए थी। और सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद से जुड़ी सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। दरअसल अयोध्या मामले पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जिन 5 जजों की संविधान पीठ गठित की गई थी उसमें शामिल जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है।
इसलिए नई बेंच के गठन तक सुनवाई को स्थगित करना पड़ा। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। गुरुवार को अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही एक पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित इसी मामले में 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तरफ से कोर्ट में वकील के तौर पर पेश हुए थे, लेकिन उन्हें जस्टिस ललित के सुनवाई से जुड़े बेंच में शामिल होने पर ऐतराज नहीं है। लेकिन ये मुद्दा उठने के बाद जस्टिस ललित ने खुद को अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्गपुरी की और खुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तो था चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूँकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोटिस उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को देखेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ दस्तावेज हिंदी, अरबी, गुरमुखी और उर्दू में हैं और अभी ये निश्चित नहीं है कि सभी का अनुवाद हुआ है या नहीं। कोर्ट ने ये सभी जानकारी 29 जनवरी से पहले पीठ के सामने रखे जाने का भी आदेश दिया। दूसरी तरफ मामले की सुनवाई लगातार टालने पर मामले से जुड़े पक्षकारों ने नाखुशी जाहिर की है। नित्य प्रति सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए दोबारा से नई संविधान पीठ गठित करेगा जो 29 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी और इसके बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी। सबसे पहले कोर्ट ये तय कर सकता है कि मामले की सुनवाई रोजाना हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद से जुड़ा मामला 2010 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया था। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और सामान्य वर्ग में गरीबों को आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एनजीओ ने संविधान के 124वें संशोधन बिल को याचिका में असंवैधानिक बताया है। याचिका में ये दलील दी गई है कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना गलत है। कोर्ट से मांग की गई है कि संसद में पास हुए संशोधित बिल को निरस्त किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की सीमा 50% तय की गई है और सरकार के इस फैसले से आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो जाएगी, जो कोर्ट के फैसले की अवमानना है। और ऐसे समय में जब दुनिया के सामने नए मुद्दे और बदलती बहुध्रुवीय दुनिया की चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है, भारत ने ये कहा है कि वो दुनिया में एक सकारात्मक शक्ति बनना चाहता है। दिल्ली में चल रहे रायसीना संवाद के तीसरे और अंतिम दिन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए संवाद की रणनीति अपनाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को रायसीना डायलॉग में भारत की विदेश नीति और भविष्य की रणनीति के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति में कठोरता की जगह नहीं है। इसके चलते ही चीन के साथ विवाद की स्थिति के बावजूद दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी है। We have made a lot of friends. You gain from each friend. Any country which goes on a path which it charts for itself looks for advantages from all friends. Any country which is able to harness technology properly, any country which is able to get technology that is able to make things better for itself, make the lives of its own people better, to ensure that the economic progress takes place, will always move in the front ranks. विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत के लिए हर देश की अपनी अहमियत है और अपनी सक्रिय भूमिका के चलते भारत वैश्विक मुद्दों और कारोबार के मामले में दूसरे देशों को आकर्षित कर रहा है। I think the ingredients are there today in terms of the achievements that India has been able to achieve. A country which
is predicted to have an economic growth rate of more than 7% in the next continuously in the next 5 years. Obviously, it will have a certain amount of economic strength where it will be able to influence and make more friends. मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए रायसीना डायलॉग की पहल भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। इसमें 93 देशों से दुनिया भर से आए थिंक टैंक, वैश्विक नेता और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत सभी से दोस्ती चाहता है और यह भी लग रहा है कि सभी भारत से दोस्ती चाहते हैं। भारत सभी देशों के साथ और सभी समूहों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ना चाहता है। राजनयिक के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक नया प्रयोग है, लेकिन भारत इस मामले में सफल हो रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ दिल्ली के रायसीना डायलॉग से अखिलेश सुमन। और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में आतंकवाद को से लेकर सेना के आधुनिकीकरण और जवानों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने ये साफ किया कि सरकार और सेना जम्मू कश्मीर में शांति चाहती हैं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया अभियान से सेना के आधुनिकीकरण में मदद मिली है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल बनाने के लिए सरकार और सेना की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन आतंकियों के चलते स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घाटी में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है। सेना प्रमुख ने कहा कि अलगाववादियों को बातचीत से पहले हथियारों को अलग रखना होगा। उन्होंने कश्मीर में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का दृष्टिकोण अपनाने की बात भी कही। We are saying talks and terrorism cannot go together. This is not just applicable to our western neighbor, it is also applicable to the people inside. That you cannot keep killing security forces, abducting policemen, killing policemen and say we are ready for talks. So talks also have to come with some kind of conditions, and it's a bilateral issue. So here the talks are between you and us. So talks can happen between you and us if you come without preconditions. But the number of conditions that are laid down for these talks somehow make it difficult. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की यह लगातार तीसरी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत के मसले पर उन्होंने कहा कि भारत इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारे हित हैं। जनरल रावत ने कहा कि सेना के आधुनिकीकरण में बजट की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने मेक इन इंडिया को सेना के रक्षा विस्तार के लिए फायदेमंद बताया। We have had hiccups, लेकिन इसमें कुछ हद तक हरकत हुई है मेक इन इंडिया में। आप देखिए बड़ी बड़ी गन्स अब हिंदुस्तान में बन रही हैं। आप देखेंगे अभी इनफैक्ट एक गन जो अभी हमने अक्वायर करी है, एक तो खैर हमने ULH अमेरिका से ली है, लेकिन दूसरी गन आई है, धनुष आ गई है आर्टिलरी की, दूसरी गन्स भी आ रही हैं। मेक इन इंडिया मिसाइल्स की तरफ चल रहा है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो मेक इन इंडिया मिसाइल्स में ठीक चल रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। बाकी जगह जो हमारे को मेक इन इंडिया करना है, हमारे को बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी देखनी है कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम इम्बाइब करें और किस तरह से इसको प्रोग्रेस करेंगे। सेना प्रमुख ने कई विवादित सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने साफ किया कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर पाबंदी संभव नहीं है, लेकिन देश और जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर इसका इस्तेमाल निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत ही होना चाहिए। इसके अलावा सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट की कानूनी वैधता के बावजूद सेना में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण दुनिया भर की समस्या है। देश में इससे निपटने के लिए 100 शहरों में ये प्लान लॉन्च किया गया है। इस मौके पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी मौजूद थे। क्लीन एयर प्रोग्राम एक 5 साल की योजना है। इसमें 2024 तक PM 2.5 और PM 10 में 20 से 30% की कमी लाना है। We have started with you know that this is the ministry where we for the first time started measuring, and not only measuring, Mr. Amitabh Kant mentioned about it, not only measuring the extent or the amount of pollution, but also quantifying it in scientific terms. And we all remember that the Prime Minister himself introduced the Air Quality Index. We need to focus
our attention to the 100 cities and clean them up. And we need to really clean them up in a time-bound manner. And this will require a very innovative and sustainable approach. And this will require very hard-headed measures. This will also require us to get into new technological areas. This will also require us to get into sunrise industries. This must push for change. और प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में ऐतिहासिक अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही कुंभ से जुड़े सांस्कृतिक आयोजनों की रंगारंग शुरुआत भी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज पहुंचकर कुंभ आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। स्नान के अलावा कुंभ इस बार कई मायनों में खास है। आम जनता के लिए पहली बार खोले जा रहे अक्षय वट के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में मौजूद अनेक तीर्थ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये है प्रयाग में संगम किनारे अकबर के किले में मौजूद अक्षय वट। कई सालों बाद अब श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक अक्षय वट की पूजा अर्चना और परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला है। कुंभ के दौरान अक्षय वट की पूजा का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां विशेष पूजा अर्चना की और अक्षय वट की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर कई सालों से बंद पड़े इस द्वार को खोलने का ऐलान किया था। अक्षय वट के अलावा श्रद्धालुओं को यहां सरस्वती कुंड के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। देखिए, कुंभ दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का सबसे बड़ा समागम है। स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति का जो कुछ भी अद्भुत है, लोगों को कौतूहल पैदा करने वाला है, महानतम है, उन सबको इसके रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कुंभ में आध्यात्म के अलावा श्रद्धालु लोक संस्कृति के रंगों में भी सराबोर हो रहे हैं। संस्कृति ग्राम में लोक कलाकारों की ये रंगारंग प्रस्तुति कुंभ खत्म होने तक यहाँ आने वाले लोगों को लुभाती रहेगी। यहाँ पे तमाम तरीके के समुदाय जो हैं, जो जनमानस है, उसके साथ साथ में जो अपनी लोक कलाएं हैं, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, वो समस्त रूप से यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर के एक बड़ा संगुफन गुलदस्ता उसका तैयार करा गया है, जो कि भारतीय लोक कलाओं को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी और उसके संरक्षण और संवर्धन में एक नया भूमिका अदा करेगी। कुंभ आयोजन को यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि देश भर के तकरीबन सभी गांवों से प्रतिनिधि कुंभ पहुंचेंगे, इसलिए इस बार कुंभ मेले के परिसर का दायरा लगभग दुगना किया गया है। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम दुनिया की नंबर 1 महिला मुक्केबाज बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने मैरी कॉम को 48 किलोग्राम वर्ग में पहले पायदान पर रखा है। AIABA की रैंकिंग में मैरी कॉम को 1700 अंक मिले हैं। छठी बार महिला मुक्केबाजी की विश्व चैंपियनशिप में मिली जीत ने मैरी कॉम को इस मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने पिछले साल नवंबर में 48 किलोग्राम वर्ग में ये चैंपियनशिप जीती थी। मैरी कॉम के अलावा भारत की ही पिंकी जांगड़ा को 51 किलोग्राम वर्ग में 8वें पायदान पर रखा गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मैरी कॉम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।